आज शरद पवार साहेबांनी पत्रकारांशी गप्पा मारल्या, प्रेस कॉन्फरन्स केली, काही स्टेटमेंट्स, काही विधानं केली आणि कदाचित त्यामुळेच मला आणि भारतीय जनता पार्टीला या ठिकाणी ही प्रेस कॉन्फरन्स घ्यावी लागली. पवार साहेबांची सगळी प्रेस पाहिली आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाचं नेतृत्व, सरकार आणि माननीय अमित शाह याच्यावरची त्यांची वक्तव्य बघितल्यावर लक्षात असे येतं, पवार साहेब यांचा आता कुठेतरी तोल जाऊ लागलाय की काय, आणि आम्हाला चिंता आहे त्याची. अमित भाई तर सत्यच बोलले. अमित भाईंचं भाषण, भारतीय जनता पक्षाचं अधिवेशन पवार साहेबांच्या जिवारी लागलंय असं दिसतंय. तुम्ही तडीपारीची भाषा करताय, हे एकदा नाही दुसऱ्या तिसऱ्यांदा तुम्ही केलंय. हीच भाषा आणि अशाच पद्धतीच्या वक्तव्यामुळे पवार साहेब तुम्हाला, तुमच्या पक्षाला, तुमच्या मित्र पक्षाला आणि आघाडीला महाराष्ट्राने हद्दपार केलेला आहे. तुम्ही तडीपारीची भाषा आम्हाला नका सांगू. महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाने तुम्हाला हद्दपार जे केलंय त्याचं चिंतन करा. न्यायालयात ज्याला निर्दोषत्व मिळालं त्या अमित भाईंबद्दल आणि त्यांच्या प्रकरणाबद्दल वारंवार असा उल्लेख करणं हे न्यायिक प्रक्रियेला धरून तर नाहीच, पण न्यायिक प्रक्रियेचा भागच घ्यायचा असेल तर पवार साहेब हे विसरू नका. लवासाच्या बाबतीत कोर्टाने केलेले निर्देश, उपस्थित केलेल्या शंका आणि नाव निघणारी त्याच्या भोवतीचं वलय, ही चार बोटं कोणाकडे येत आहेत पवार साहेब लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राने असाही नेता बघितला नव्हता, हे आम्हाला म्हणावं लागू नये, ही आमच्यावर वेळ आणू नका. आणि म्हणून बोलता बोलता तुम्ही सत्य तेही बोललात की माझ्या मंत्रिमंडळामध्ये जनसंघाची लोक मंत्री म्हणून होती. अहो हेच तर महाराष्ट्रातली काही लोक सांगत होती की तुमचा संघ, जनसंघ आणि भाजप याच्याशी जवळीक होती आहे, किंवा मी त्यांच्यावर जाणारच नाही, कधी गेलोच नाही, हे तुम्ही असत्य बोलत होतात. हे आज तुम्हीच मान्य केलंय, तुम्ही स्वतःच मान्य केलंय. कधी कधी या गोष्टी सत्य येतात. जनसंघाच्या जीवावर तुम्ही सरकार बनवलं, ते तुम्ही मान्य केलं, पण मग जरा थोडंसं अजून खरं बोला ना. ते सरकार बनवण्याआधी विश्वासघाताचं, खंजीर खुपसण्याचं कुठलं विचारपण तुम्ही केलं होतं? कोणाच्या विरोधात केलं होतं? कुठल्या नेत्याच्या बाबतीत केलं होतं? या महाराष्ट्रामध्ये या विश्वासघातकी संस्कृतीचे जनक 45 वर्षापूर्वी कोण होतं? एकदा तेही बोला की, तेही सत्य समोर आणा. आणि म्हणून स्वतः जे महाराष्ट्रातून हद्दपार झाले त्यांनी तडीपारीची भाषा करू नये. पवार साहेब तोल गेल्यासारखं वागून आपण अशी वक्तव्य करू नयेत. आणि न्यायिक प्रक्रियेत ज्या अमितभाईंना निर्दोषत्व मिळालं, या बाबतीत जर तुम्ही विधान करणार असाल तर लवासापासून बऱ्याच न्यायिक प्रक्रियेमध्ये इंगित संदेश कोणाकडे जातो हे बोलावं लागेल. ती वेळ तुम्ही आणून देऊ नका. आणि खंजीर खुपसण्याच्या 45 वर्षापूर्वी राजकारणासाठी, सत्तेसाठी वाटेल ते याचे जनक कोण, याचं पवार साहेब उत्तर द्या. आणि एकदा हेही महाराष्ट्राला सांगा
की जनसंघ भाजप याबरोबर तुम्ही सरकार बनवलीत, छूत अछूत तुम्हाला सत्तेसाठी काहीही लागत नाही, हे सत्यही सांगा. तुर्तास एवढं पुरेसं आहे. शरद पवार असं म्हटले की अमित शहा यांची नोंद घेण्यासारखी ती व्यक्ती नाहीये, त्यांच्या टीकेकडे फारसं लक्ष. मग बोलता कशाला? मग बोललात का? हा शरद पवार साहेबांचा राजकीय न्यूनगंड आहे असं म्हटलं तर चालेल का? आणि म्हणून अमित शहा तर सुनामी आहे, आणि त्या सुनामी समोर हे सगळे पक्ष पवार साहेबांसहित हे महाराष्ट्रातून हद्दपार झालेत. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतोय, जे मी त्या राजकीय प्रस्तावाच्या भाषणात बोललो त्या सरदाराची गोष्ट, की ज्याने सल्लागार ढग आल्यावर माझी भीती जाईल, मग मी शिकारीला निघीन. पंडिताच्या सल्ल्यानुसार शिकारीला निघाले, ढग येणार नाहीत. पंडितांनी सांगितलं. रस्त्यात व्यापारी दिसला, जो गाढवावरचं सामान विकत होता, तो परत येताना दिसल्यावर सरदाराने विचारलं, तू का परत येतोयस? तो गाढवाच्या पाठीवर सामान विकणारा व्यापारी म्हणाला, ढग येणार आहेत. त्याच्यावर वर विश्वास न ठेवता सरदार पुढे गेला, ढग आले. परत राजदरबारात परत आल्यावर त्याने पंडित बदलले आणि गाढवाच्या पाठीवर सामान विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पंडिताच्या ऐवजी सल्लागार केले. मग त्या सल्लागाराला विचारलं, आज शिकारीला जाऊ, ढग येणार का? तर तो व्यापारी म्हणाला, मी गाढवाला विचारून येतो. का? तर गाढव मला सांगतो, कान वर केले तर ढग येणार नाहीत, कान आडवे केले तर ढग येतील. मग तो सरदार म्हणतो की तू कशाला सल्लागार पाहिजे, गाढवत सल्लागार बरी आहेत. या निवडणुकीत पवार साहेबांनी मित्रपक्ष, मग काही भाट, मग काही जवळीक, आणि नंतर काही प्रमाणात शहरी नक्षलवादी असे गाढव सल्लागार केल्यामुळे ही स्थिती तर आली नाही ना. याचं आत्मचिंतन करावं. मराठी पूर्ण होतं. शरद पवार असं म्हणाले की त्यांच्या वक्तव्याने मी नाराज झालो नाही, परंतु दुसरीकडे त्यांनी नाराजगी आहे वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केली. सत्य हे बोचर असतं, सत्य हे पचवणं कठीण असतं. अमित शहानी सत्य मांडलं. थेट सवाला 1978 साली या अस्थिर, विश्वासघातकी आणि पाठीत खंजीर घुसवणाऱ्या राजकारणाची सुरुवात पवार साहेब कोणी केली, हा प्रश्न त्यांना जिव्हारी लागलेला आहे. आणि म्हणून सत्य पचवणं कठीण असलं तरी सत्याचाच विजय होतो. आजकाल उद्धवजी या विश्वासघातकी राजकारणाचं ट्रेनिंग पवार साहेबांकडनं घेत आहेत. हे 2019ला महाराष्ट्राने पाहिलं. महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा बंद आहे, परंतु शरद पवार असं म्हणतात की 7 ते 8 दिवसात आम्ही चर्चेला बसू. दुसरीकडे संजय राऊत असं म्हणतात की स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबई ते नागपूर. बघा, या तुम्हा सगळ्यांसमोर मी मागेही बोललो, मध्ये बोललो, पुन्हा एकदा सांगतोय, महाविकास आघाडीची मी तेव्हाही बोललो, तो एक्सपायरी डेट जवळ आली आहे, ते फुटणार. त्यावेळेला जागा वाटपाचा विषय चालू होता, उमेदवार ठरवायचे विषय चालू होते, आणि त्यावेळेला मी म्हटलं होतं की बळे यांनी आता जरी एकजूट दाखवायचा प्रयत्न केला तरी निकालाच्या दिवशी नंतर फुटतील. आज ते चित्र समोर येत आहे. जे स्वार्थासाठी सत्तेसाठी एकत्र आले, स्वार्थ संपला, बाजूला निघाले. महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी, गरिबांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, महिलांसाठी, 18 पगड जातीसाठी, कोणाच्याही भल्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीची लोक एकत्र आली नव्हती. यांचा स्वार्थ संपला. आता यांचा आपापसातला संघर्ष सुरू झाला. नाही, मी कोणाच्या ऑडिओ क्लिपवर प्रतिक्रिया देणार नाही. आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जमाना आहे आणि IT डिपार्टमेंट महाराष्ट्रात माझ्याकडे आहे. सत्यता बघितल्याशिवाय बोलणार नाही. दुसरी गोष्ट आहे की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना बाळासाहेब ठाकरे समितीच्या स्मारक समितीवरनं काढून टाकावं अशी मागणी शिवसेनेने केली आणि तो भाजपच्या कोर्टात बॉल टाकलाय. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने आता सरकार म्हणून ती
समिती बरखास्त करावी आणि त्यांना काढून टाकावं. कारण का ते अशी वक्तव्य मी ऐकली आहेत, वक्तव्य समाज माध्यमात आली आहेत, बोलणाऱ्यांनी बोलले, त्यांनी मागणी केली आहे का मला माहित नाही. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री महोदय घेतील. मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने सभागृहामध्ये अखंड महाराष्ट्राला आश्वासित केलंय की या प्रकरणामध्ये कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही, तो कोणी असला तरी. आणि त्याच पद्धतीने पोलिसांचं, SITचं आणि तपास यंत्रणांचं काम चालू आहे. गृह खातं बारीक नजर ठेवून त्यावर आहे. शरद पवार जी ने गृहमंत्री के अंदर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इस पर आपका क्या कहना है? आज पवार साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, शायद उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता करने की जरूरत मुझे और पार्टी को लगी है. उनके वक्तव्य को देखा तो समझ में आता है पवार साहब अपना अभी बैलेंस और होश गवा बैठ रहे हैं क्या, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है. और उनका बैलेंस और होश न जाए ये भी हम अपेक्षा करते हैं. लेकिन पवार साहब को सीधा पूछना चाहते हैं, आप अगर तड़ी पारी की भाषा की बात करते हैं तो आपको पवार साहब, आपके पार्टी को और आपके अलायंस पार्टनर को महाराष्ट्र से हद्दपार, तड़ीपार महाराष्ट्र के मराठी जनता ने किया है. जो लोग महाराष्ट्र से हद्दपार हो चुके, महाराष्ट्र से राजनीतिक तड़ीपार हो चुके, उन्होंने तड़ीपारी की भाषा ना भाजपा के साथ करने की जरूरत है, ना अमित भाई के साथ करने की जरूरत है. मैं ये भी पवार साहब को अवगत कराना चाहता हूं, जिस न्यायिक प्रक्रिया की बात को लेकर एक बार नहीं लगातार पवार साहब ये कह रहे तड़ीपारी की बात, तो अमित भाई इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया में बाइज्जत बरी हो चुके हैं. ये हैज बीन एक्विटेड. और बात अगर न्यायिक प्रक्रिया की चल रही है तो पवार साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में लवासा का जो प्रोजेक्ट लाया गया उसमें जो PIL चली थी उसमें जजमेंट आ चुका है. उसमें किसको इंगित किया जा रहा है, किसके बारे में और किस व्यक्ति और नेता के बारे में संशय और आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए जा रहे हैं, क्या हम आपको याद दिलाएं? आज इस बात को भी स्पष्ट करने का समय है कि अमित भाई ने जो बोला वह सच बोला है. महाराष्ट्र के अधिवेशन में अमित शाह जी ने सच की बात रखी और वो बात पवार साहब जवाब दे. धोखाधड़ी के राजनीति का, पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति का, इसकी शुरुआत किसने की? 1978 में इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत, इसके जनक पवार साहब कौन है बताइए? और बोलते बोलते तो पवार साहब सच भी बोल गए कि जनसंघ के लोग मेरे सरकार में थे तब ये पवार साहब ने कहा, अरे भाई महाराष्ट्र और देश तो यही कह रहा है, जब आप गांव गांव जाके घूम के बता रहे हैं कि मैं बीजेपी, RSS, जनसंघ इनके साथ काम नहीं कर सकता था, तो क्या पवार साहब आप सरकार बना सकते थे? जब स्वार्थ में सरकार बनाने की बात आई तब हमारी विचारधारा अच्छी, और इस वैचारिक अधपतन के राजनीति के भी जनक पवार साहब कौन है आप बताइए? मुझे लगता है अमित भाई का सच पवार साहब के छाती में चुभन बन के उतर गया है और उसके कारण इनकी बौखलाहट में इस प्रकार की प्रतिक्रिया है. तो बयान क्यों कर रहे हो आप? बयान क्यों कर रहे हो पवार साहब?
ये आपका राजनीतिक न्यूनगंड है, डर बोल रहा है। अमित शाह नाम की सुनामी, नरेंद्र मोदी नाम का नेतृत्व, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो सुनामी लेके आया, और मराठी महाराष्ट्र ने एक बार नहीं लगातार 3 बार 100 के ऊपर सीटें दी, सरकारें लाई। धोखाधड़ी तो आपने की पवार साहब, आजकल उद्धव जी आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब राजनीतिक हत्याबार पवार साहब हो रहे तो उनके दिल की चुभन उनके जुबान से आ रही है। इसी अधिवेशन में देवेंद्र, चूंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, क्या ऐसे संकेत दिए कि जहां जहां संभव होगा हम अकेले लड़ेंगे? क्योंकि हसन मुश्रीफ भी यही कहते कि हम पहले अकेले लड़ेंगे। देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे अधिवेशन में कहीं पर भी हम अकेले लड़ेंगे इस प्रकार की बात की नहीं, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। इसके ऊपर अंतिम निर्णय तीनों दल के नेता बैठ के लेंगे और उसका स्पष्टीकरण माननीय देवेंद्र जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी या माननीय रवि चौहान जी ये करेंगे। मोहम्मद नाकवी जी ने कहा है कि भारत असली में 22 जनवरी को आजाद हुआ है, और जब ये राम मंदिर हुआ था। उस पर शरद पवार जी का कहना है कि क्या आरएसएस के लोग भारत की आजादी में लड़ाई लड़े, तो कैसा बयान देते? तो उबाटा के लोग लड़े थे क्या पवार साहब, बताइए? स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ी थी क्या, बताइए? आप उबाटा के साथ हो, वो लड़े थे क्या? समाजवादी पार्टी के साथ था वो लड़े थे क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में? कुछ भी बयानबाजी करना। और अगर उनको नहीं पता होगा तो मैं अवगत करा दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार ये युवा अवस्था से, विद्यार्थी अवस्था से ही स्वतंत्रता के आंदोलन के सहभागी थे। शायद उनको पता नहीं होगा तो हम उनको ये बुक भेजने के लिए तैयार है। मैं उनको ये भी अवगत करा दूं, स्वतंत्र भारत की जो 26 जनवरी जैसे अभी आ रही है, वैसे जो परेड होती है, उस परेड में भी तब के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने संघ को परेड में संचालन के लिए बुलाया था। पवार साहब, लगता है इस उम्र में मैं आपके ऊपर आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन न्योता जरूर दूंगा कि आपको रामबाबू मार्गी प्रबोधिनी की ट्रेनिंग की जरूरत आ चुकी है और वो करने के लिए हम तैयार हैं। आशीष जी, एक और सवाल है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट के कगार पर है, दिल्ली में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को और सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। शरद पवार जी का बयान ये है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के चुनाव के लिए हुआ था, बाकी सिविक चुनाव के लिए नहीं हुआ था। तो लग रहा है कि बिखर रही पूरा। देखो, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो इंडी अलायंस का छोटा वर्जन है महाराष्ट्र में, उसके बारे में हमने तब भी मैंने कहा था, लगातार उसको दोहराया भी था। इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुकी है, बिखरने वाले हैं। तब सीटों की बंटवारे और कैंडिडेट के नाम चल रहे थे, और तब भी मैंने कहा था जबरन अगर वो आज इकट्ठा रहे तो भी रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट के दिन से ये टूटना शुरू होंगे, जो आज बिखराव दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में बिखराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये बात महाराष्ट्र की जनता जान रही है। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या मोदी हो, दोनों एक ही प्रकार के सिर्फ झूठे वादे करते। राहुल गांधी का ये बयान है। देखिए, राहुल गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी यहां से नहीं करूंगा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता या दिल्ली चुनाव के जो प्रमुख है वो उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। झूठ, झूठी बातें, झूठा नैरेटिव और झूठी पुस्तक संविधान की दिखाकर झूठों के सरदार राहुल गांधी है, ये पूरे देश ने देखा है। ठाकरे स्मारक के ट्रस्ट से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को निकाला जाए, इस तरह एक प्रस्ताव शिंदे सेना ने पास किया है। बीजेपी की क्या भूमिका है? उनका कहना है कि मैंने ऐसे बयान सुने हैं, मीडिया में भी बयान आए हैं। अधिकृत उसकी मांग हुई है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर हुई है तो उसके ऊपर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बताएंगे और लेंगे। कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कहा था दिल्ली और कश्मीर का जो रास्ता है, दूरी है, वो कम की जा रही है।
लेकिन अब इसी को लेकर शरद पवार ने चिंता जताई है, सवाल मौजूद किए। देखिए, पवार साहब अपने राजनीतिक न्यूनगंड से आए हुए डर से गत 10 सालों में लगातार बयान बदलते आ रहे हैं। ये उनका राजनीतिक डर है कि आज मैं महाराष्ट्र से तो हद्दपार हो चुका, देश की राजनीति की स्थिति में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जब विकास के राजनीति में लोग इकट्ठा आ रहे हैं तो इसमें पेट दर्दी पवार साहब को क्यों हो रही है? ठीक है, वाल्मीकि करार को मौका लगा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र को सदन में स्पष्ट रूप से बताया था। मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। इस एपिसोड में संतोष भैया देशमुख वाले इस निर्गुण हत्या के प्रकरण में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस, एसआईटी सब उस दिशा में काम कर रही है। महाराष्ट्र का गृह विभाग बारीकी से इसके ऊपर काम और ध्यान रखे। आप कुछ दिन पहले एमएनएस पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात, भाई मिलजुल तो होना ही चाहिए। पर उसी समय पे ये भी अटकलें आ रही थी कि भाजपा और एमएनएस की पार्टी आने वाले बीएमसी चुनाव में एक साथ लड़ेगी। मैं आज इसके ऊपर तो प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आज के दिन में और पवार साहब और उद्धव जी के मन में भयंकर डर पैदा करने की आज आवश्यकता नहीं है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।